चलते चलते आपको एक और रोचक खबर बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के अनछुए पहलू बहुत जल्द ही पहले पर्दे पर दिखने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पर एक फिल्म बन रही है जो कई भाषाओं में एक साथ रिलीज होने वाली है। क्या चाहते हो मुझसे? जीवन का उद्देश्य। रास्ता कठिन है। ये कहानी एक ऐसे सन्यासी की है जिसे लोगों के प्यार ने सरकार बना दिया। सब छोड़ के आया हूँ। सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर के तले बनाई गई ये फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी की पहली झलक सामने आ चुकी है। इस फिल्म में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर नेतृत्व तक के सफर को दिखाया गया है। इसमें अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है। दोस्तों, कुछ कहानियाँ होती हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं रह जाती, वो कहानियों से बढ़कर हमारी प्रेरणा बन जाती हैं। ऐसी प्रेरणा जो कि हमें विपरीत परिस्थिति में लड़ने का बहुत साहस देती हैं, समाज में एक अच्छा बदलाव लाने का साहस देती हैं। ये कहानी किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये एक विचार के बारे में। ये फिल्म दुनिया भर में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज की जाएगी। मैं भी हटी हूँ। सब त्यागना होगा। फिल्म में परेश रावल और दिनेश लाल यादव निरहुआ से लेकर अजय मेंगी, राजेश खट्टर और गरिमा सिंह ने दमदार अभिनय किया है। लोगों की सेवा। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक इंसान का रुख ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच बदल देते हैं। ऐसे ही फैसलों की कहानी है ये। एक व्यक्ति जो अपने हर फैसले से, अपने हर कदम से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचार है। ये फिल्म शांतनु गुप्ता की बेस्ट सेलिंग किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित बताई जाती है। इस फिल्म को महारानी 2 के निर्देशक रविंद्र गौतम ने ही निर्देशित किया है। मैं सिर्फ एक योगी हूँ और योगी ही रहूंगा। नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वैसे तो भ्रष्टाचार को चोरी छिपे ही अंजाम दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। अनूपपुर जिले की एक ग्राम पंचायत में बकायदा प्रस्ताव पारित कर कमीशन के रेट तय कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार का ये अनोखा मामला अनूपपुर जिले की सलार गोंदी पंचायत से सामने आया है। यहाँ सरपंच, उप सरपंच और पंचों ने विकास कार्यों में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सरपंच विक्रम प्रसाद को 10%, उप सरपंच सोनिया बाई को 7% और पंच नरबदिया बाई को 5% कमीशन देने का प्रस्ताव पंचायत ने पास कर दिया। यानी पंचायत का बजट जनता के विकास पर कम और इन जनप्रतिनिधियों की जेब भरने पर ज्यादा खर्च होगा। मामला सामने आया तो जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता सुनील कुमार सोनी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार सामने आने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अनूपपुर कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला इस प्रकार का था कि ग्राम पंचायत सालगोड़ी जो अनूपपुर में स्थित है, वहाँ के पंचों ने एक फैसला पारित किया है, रेजोल्यूशन, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि कोई भी सरकारी काम होगा, उस काम के निर्माण में जो भी लागत या राशि का प्रॉफिट होता है उसका कमीशन रखेंगे। तो सरपंच रखेगा 10%, उप सरपंच रखेगा उसमें 7% और बाकी जितने पंच हैं वो 5% कमीशन रखेंगे। अब इस मुद्दे को लेके हमने आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स निकाले, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आया जिसमें ये पाया गया कि इसमें सचिव ने आपत्ति ली और सचिव से जब बिल पास कराने को बोला तो इनने रेजोल्यूशन पास करके सचिव का ट्रांसफर कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब के मैटर लिस्ट हुआ, उनने इसका संज्ञान लिया और नोटिस इशू किए। पहले तो वो प्रारंभिक उसमें ये निर्देश दे रहे थे कि जांच की जाए इस मामले में, पर एडिशनल एजी मैडम उसमें खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला नहीं सब हम वेरीफाई कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। हमने बोला आरटीआई की डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी वेरीफाई करने के लिए और पर्सनल नोटिस इशू किए हैं सरपंच और पंचों को, सबको, कि कैसे आप लोग ये कमीशन
ले रहे हैं, वहाँ से प्रस्ताव पारित। आपको बता दें कि यह मामला पंचायत स्तर पर संगठित भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। अब सवाल ये है कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी के लिए अनूपपुर से आशीष सेन की रिपोर्ट। गरियाबंद का इंदा गांव, जहां हर किसी की एक अपनी कहानी है, जहां जिन हाथों में हुनर होना चाहिए था वहां अब फांसी के फंदे हैं। 18 दिनों में 3 युवाओं ने यहां मौत को गले लगा लिया। 15 युवा जान देने की कोशिश कर चुके हैं। युवाओं के आत्महत्या की कोशिश के मामले सामने आए तो एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची, यहां के युवाओं की परेशानी जानने की कोशिश की, कई लोगों से बात की, समस्या की तह तक जाने की कोशिश की। देखिए गरियाबंद के इंदा गांव से एक खास रिपोर्ट। 1 मार्च को गजेंद्र यादव ने आत्महत्या की। 16 मार्च को कमल यादव ने फांसी लगा ली। 18 मार्च को चंद्रशेखर यादव ने आत्महत्या की। ये गरियाबंद के इंदा गांव के उन तीनों युवकों के नाम हैं जिन्होंने 18 दिनों में फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन सवाल है क्यों? इसका जवाब जानने से पहले आपको इंदा गांव के बारे में जान लेना जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं। रोजगार नहीं मिलने पर हाथ में नशे का गिलास थाम लेते हैं। सुबह जंगल से महुआ, तेंदुपत्ता, चार जैसे कई वनोपज बटोरते हैं। दोपहर तक बेचते हैं और शाम होते होते शराब में डूब जाते हैं। गांव के ही एक और कमल यादव के पिता गुरुवारू यादव ने बताया कि उनके बेटे ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जब वह शराब पीकर घर आया था तब से लगातार सुसाइड करने की बात कर रहा था, लेकिन हमने उसे सुसाइड करने से पहले बचा लिया। यहाँ तो 50 रुपए में शराब मिल जाती है, लेकिन सरकार से नौकरी मांगो तो फाइलें चलनी बंद हो जाती हैं। तो हाथ गोड़ पूरा कांप रहा है मेरे को, और इस टाइप के लग रहा है बोल के, मतलब दोस्तों को बताया तो उन्हीं का दोस्त मतलब बस्ती से घर ले आए, और जो कि मतलब आए थे यहाँ मोहल्ला में तो फांसी होने के लिए। मतलब वो लड़का भाग रहा था तो जो हाथ पैर बांध करके बयान होने के बाद में उसके बाद फिर गए थे, मतलब बांधे लोग, मतलब अमल यादव घर में। तो इस प्रकार का मत बेटा बोल के उसको समझा गया है। तो उस दिन से अभी थोड़ा लाइन में थोड़ा उन्हीं का पीछे आदमी लगाए। युवा लोगों के लिए रोजगार गारंटी है, वो तो कमाने के लिए तो कोई इंदा में तो कोई काम है नहीं, तो खाली बैठे रहना है। अभी दारू पीने के लिए इन लोग जगह से अभी 1-2 रुपया कमा लिए तो छोड़ का हेमाली में चले जाते हैं, कभी कभी सीमेंट उमेंट खाली करने के लिए, तब उधर से पी खा के आ जाते हैं। इंदा गांव में आत्महत्या करने वाले तीनों युवकों की कहानी अलग अलग है, लेकिन हालात एक जैसे। तीनों ही मौत में अग्रेशन दिखाई देता है। 1 मार्च को अपनी जीवन लीला खत्म करने वाले राजेंद्र यादव के पिता रोज शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे। जिस दिन राजेंद्र ने फांसी लगाई उस दिन भी उसके पिता के साथ उसका झगड़ा हुआ, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। दूसरे मामले में भी नशे की बात सामने आई। 20 वर्षीय कमल को उसके पिता गुटखा खाने से मना करते थे, जिससे उसमें काफी नाराजगी थी। कमल के पिता ने अंदेशा जताया है कि उनके गुटखा खाने की रोक-टोक से नाराज होकर उसने फांसी लगा ली। वहीं तीसरा मृतक चंद्रशेखर यादव, जो कमल यादव का गहरा दोस्त था और नशे का ही आदी था, उसने अपने दोस्त के सदमे में और नशे की उत्तेजना में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सुबह उठे, महुआ बीनने गए, एक साइड हो गया, एक साइड मैं गया। वो अपने साइड बीन के लाया, महुआ सुखाया, फिर मेरे साइड बीनने के लिए गया। वहाँ से आए, नया मकान में सेंटिंग डाले थे, वो लकड़ी को पूरा सेंटिंग खोला, लकड़ी को हटाया, इकट्ठा किया, खंबा गाड़ के उसको एक जगह इकट्ठा किया। अब 10 बजे रात को वो पेशाब निकला, मेरे को बुलाया, पापा पेशाब जाऊंगा करके। मैं उसको साथ दिया पेशाब जाने के लिए। 5 बजे सुबह महुआ बीनने के लिए उठाने के लिए गया, उसका मम्मी बाहर का दरवाज़ा तो ऐसे भी मतलब हल्का सा बंद रहता है, अंदर का संकल लगाया था तो धक्का मारने के बाद निकल गया। देखा तो बच्चा जो है पीला वाला गमछा को फाड़ करके अपना फंदा बना के लटक रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 18 दिन में 3 मौत तो हो चुकी हैं, जिसे सभी जगह बताया जा रहा है, मगर पिछले 5 सालों में हमने ऐसी ही 15 मौत देखी हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में हमारे गांव में किसी तरह का कोई वेलनेस सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोला गया। गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि 1 मार्च के बाद से हुई घटनाओं के बाद गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई है। अब रात भर खुद ही पहरा देते हैं। अब गांव के लोग खुद अपने बच्चों की रखवाली कर रहे हैं। रात भर जाग कर पहरा दिया जा रहा है। कोटवार से ऐलान करवाया गया, अब गांव में नशा नहीं चलेगा। अभी तो माहौल फिलहाल अभी ठीक है सर। अचानक 15 से 20 दिन के अंदर 2-3 घटनाएं घटी खुदकुशी करने का, और 6 से 7 लोगों को ऐसे बचाया गया। अभी सर हम लोग अपने ग्राम पंचायत स्तर पर सब मीटिंग वूटिंग करवा के जो भी है पूरा हम घर घर भी जा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को भी समझाइए और आप बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए और बच्चों को नशापान से मुक्त कराए, इस टाइप के समझाइश दे रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव का दौरा कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन लोगों से मुलाकात की जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया या सुसाइड की कोशिश की। गांव में युवाओं और उनके परिजनों की काउंसलिंग भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग की टीम भी यहाँ काम कर रही है। मुख्यतः तो यही आ रहा है कि जो अधिक शराब सेवन और आपसी घर में जो पैसे की कमी को लेकर के तंगी होकर के जो आपसी घर में वाद विवाद होता है, उसी से आवेश में आकर के लोग आत्महत्या ये सब का अटेम्प्ट किए हैं। और जैसे अभी जो गजेंद्र यादव जी के यहाँ, तो इनके यहाँ है तो बता रहे हैं कि वो पिछले कई सालों से डेली शराब का सेवन करते थे और घर वाले पिछले 1-1.5 साल से उनको डेली मना कर रहे थे। तो इसी मना करने की वजह से उस दिन कुछ विवाद हुआ और जब घर के सभी लोग बाहर थे तो उस समय वो घर के अंदर अकेले जा कर के फांसी लगा लिए। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि बहुत सारे लोग नशा करने के कारण में ये लोग आत्महत्या करने की बात समझ में आ रहा है, तो लोग कोशिश भी कर रहे हैं ऐसे करके। जैसे मेरे को संज्ञान में है तो मैंने सुबह ही मेरा नशा मुक्ति केंद्र के जो जितने कर्मचारी है उन लोगों को एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की जो मनोचिकित्सक है वो लोगों को भेजा गया था और उनके डायरेक्टर है, उनके डॉक्टर लोग हैं, उनको लेकर मैं अभी यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र की चला ये करने के लोगों में जागरूकता कराने के भारत माता वाहिनी समूह का गठन किया गया है और समूह द्वारा इसमें लगातार प्रयास करते रहते हैं कि लोगों में करके, और जहाँ पे दिक्कतें होते रहती हैं तो हमारे संज्ञान में आते हैं। हमारे यहाँ जो जिले में है हर पंचायतों जनपद पंचायतों में 30-30 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है, उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गरियाबंद के इंदा गांव में हुई घटनाओं के बाद तमाम तरह की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये लड़ाई कितने दिन चलेगी? कब तक गांव वाले खुद अपने बच्चों को मौत के मुंह से बचाते रहेंगे? समय रहते अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया होता तो शायद इनमें से कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। अगर इस गांव में नशा मुक्ति केंद्र और हेल्थ वेलनेस जैसे कार्य और युवाओं को नौकरी देने पर जोर दिया जाता तो शायद आज यहाँ के हालात कुछ और होते। ग्रामीणों से बात हुई तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के जो सामने आ रहा है कि पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में लगभग 15 लोगों ने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिसकी जो अभी बातें सामने आ रही है कि और लगभग जिसमें ज़्यादातर मामलों में सबने फांसी ही लगाई है। एक बेरोजगारी भी एक मुख्य वजह बताई जा रही है। इसके अलावा नशापान भी एक यहाँ पर मुख्य वजह है। इसके अलावा ग्रामीण बता रहे हैं बेरोजगारी और नशापान के अलावा जो दिन भर एक स्ट्रेस रहता है, लड़के खाली हैं, इनके पास नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो एक वजह है। हालांकि अभी प्रशासन इन सब मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरी तरह शराबबंदी की यहाँ पर कोशिश की है, पहल शुरू हो गई है। यहाँ से कुछ किलोमीटर पर उड़ीसा की बॉर्डर लगी हुई है। बहुत सारे जो मौत की वजह हैं उसमें एक वजह ये भी सामने आ रही है कि शराब का सेवन अत्यधिक करना, नशापान करना, जिसके चलते युवा नशे की अवस्था में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। देश में इस समय मुफ्त शब्द पर ऐसी दौड़ मची है मानो कोई दौड़ प्रतियोगिता हो या सरकार अपने अपने धावकों को मुफ्त कहकर दौड़वा रही हो। शिक्षा भी इस दौड़ में शामिल हो गई है और छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षाओं को मुफ्त कर दिया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है। लोग मुफ्त का फॉर्म भर तो रहे हैं मगर परीक्षा देने नहीं आ रहे हैं। देश में इस समय मुफ्त का ऐसा मौसम चल रहा है कि आदमी को अपनी परछाई भी फ्री में मिल रही है। सरकारें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन से आगे बढ़कर अब मुफ्त परीक्षाएं भी दे रही हैं, लेकिन मुफ्त की चीज की किसे कद्र होती है। छत्तीसगढ़ में व्यापम ने सोचा कि बच्चों के सपनों की कीमत हटा दी जाए, लेकिन बच्चों ने सपने देखना ही छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षा शुल्क माफ कर दिया तो आवेदन करने वालों की बाढ़ आ गई। जैसे शादी में फ्री का खाना देखकर दूर दूर के रिश्तेदार पहुंच जाते हैं,
लेकिन जब असली इम्तिहान देने की बारी आई तो 23 मार्च को हुई मत्स्य निरीक्षक परीक्षा में सूरज जैसे महज 9% परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। बाकी 91% ने शायद सोचा होगा कि फ्री वाली परीक्षा देने से अच्छा है घर पर बैठकर मछली पकाई जाए। 23 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया था व्यापम के द्वारा। सर एग्ज़ाम का जो पैटर्न था सर उतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था सर। व्यापम जो है निःशुल्क फीस स्लिप पे फॉर्म फिलअप करवा रही है सर, जिसमें बच्चे जो हैं फॉर्म तो डाल देते हैं बट ये है सर वो प्रेजेंट नहीं दे पाते सर एग्ज़ाम हॉल में। देखा जाए सर कि ये जो एग्ज़ाम हॉल में जितने बच्चे बैठते हैं उनको सिर्फ एग्ज़ाम उनका फोकस नहीं आता सर, फॉर्म डाल देते हैं बस। यानी फॉर्म भरना स्टेटस सिंबल हो गया, जैसे कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट बना ले लेकिन कभी कोई पोस्ट न करे। व्यापम का जवाब सुनिए, कुछ ऐसा कि सरकार नौकरी देगी लेकिन लोग नहीं लेने आएंगे और अधिकारी बस कंधे उचका देंगे। फिशरीज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया गया है। इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 21,000 लोगों ने आवेदन किया था और उपस्थिति लगभग 1900 थी, मतलब लगभग 9% लोगों ने इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बाकी जो भी परीक्षाएं होती है व्यापम की, जो हम जैसे व्यापम प्रवेश परीक्षा, भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा करता है तो जनरली 50 से 55% उपस्थिति रहती है। व्यापम ने जब से निःशुल्क परीक्षा की घोषणा की है तब से आवेदन फॉर्म भरने वालों की संख्या में ऐसा उछाल आया जैसे किसी ऑनलाइन सेल में डिस्काउंट देकर लोग टूट पड़ते हैं। मगर जब परीक्षा देने की बारी आई तो आधे से ज़्यादा लोग घर बैठकर सरकार को ज्ञान देने लगे कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। प्री बीएड के लिए आवेदन आए 37,037, शामिल हुए 7,620। पीईटी के लिए आवेदन आए 22,815, परीक्षा में शामिल हुए 12,070। प्री एमसीए के लिए आवेदन मिले 7,295, परीक्षा में बैठे 1,220। बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन आए 52,628, परीक्षा में शामिल हुए 27,883। एमएससी नर्सिंग के लिए आवेदन आए 7,189, परीक्षा में बैठे 1,578। अब व्यापम बेचारा माथा पकड़कर बैठा है कि ये कौन सा इश्क है जिसमें लोग प्यार यानी आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन डेट यानी परीक्षा पर नहीं आ रहे। बेरोजगार लोगों के लिए फायदेमंद तो है लेकिन इससे शासन को ये नुकसान हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया था राज्य सरकार को, वो यह है कि आप रेलवे की तरह करिए, आप शुल्क लीजिए लेकिन जो विद्यार्थी उस प्रवेश परीक्षा में शामिल होता है उसका शुल्क आप वापस कर दिए, बाकी लोगों का पैसा रात साथ कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जो बहुत सीरियस लोग हैं वही फॉर्म भरेंगे। जो परीक्षाएं आयोजित हुई है खासतौर से मत्स्य पालन विभाग में, ये अपने आप में काफी दुखद विषय है कि 20,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 1,900 लोग वहां पर परीक्षा देने गए हैं। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि पूर्व के नियम में बदलाव करने का वक्त आ गया है और निश्चित तौर पे राज्य सरकार इस विषय पे जल्द फैसला लेगी और जो ही फैसला रहेगा वो छात्रों के हित में रहेगा। व्यापम से गुजारिश है, मत्स्य निरीक्षक की परीक्षा तो हुई मगर जो नतीजा आया है उसमें इंसान कम और मछलियों की हंसी ज्यादा सुनाई दे रही है। मुफ्त में मिली चीज़ का कोई मोल नहीं होता, ये हर जगह लागू होता है। इसलिए सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे लोगों को योजना का लाभ भी मिल जाए और उसकी गरिमा भी बनी रहे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। भोपाल के बावड़िया कला चौक पर नई शराब दुकान खोलने का विरोध शुरू हो गया है। शराब दुकान के विरोध में रहवासी सड़क पर उतर आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब दुकान खोलने के लिए जिस जगह का चयन किया गया है उसमें दुकान खोलने के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। भोपाल के बावड़िया कला चौक पर शराब की दुकान खोलने के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। लोगों का आरोप है कि जिस जगह पर शराब की दुकान खोली जा रही है वहीं से अस्पताल सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। साथ ही दुकान रहवासी इलाके में खोली जा रही है जिसके कारण आसपास की कॉलोनी वालों को भविष्य में समस्या हो सकती है। भोपाल के बावड़िया कला इलाके में शराब दुकान खोलने का रहवासी विरोध कर रहे हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं आज इस जगह को सुबह जेसीबी से यहाँ पर जो पेड़ हैं उन्हें काट दिया गया है और इसके बाद आगे यहाँ शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। और इस शराब दुकान खोलने के विरोध में जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रहवासी हैं, वो बाहर निकल आए हैं और इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। शराब दुकान के विरोध में कॉलोनी के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा एकजुट होकर मौके पर पहुंचे। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की जगह पर पेड़ काटकर शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। पास में ही अस्पताल और धार्मिक स्थल है और इनके आसपास शराब दुकान खोलना नियमों का उल्लंघन है।
हम लोग इंडस गार्डन में रहते हैं और हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम लोग शांति प्रिय हैं और ये ऐसे रहवासी एरिया में इस तरह की दुकान की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए और यदि मिलेगी तो हम लोग की पूरी शांति खराब होगी। जब ये कॉलोनी बनी थी तब इसको ये बताया गया था कि ये सर्विस रोड है जिसपे अभी कचरा पड़ा रहता है और ये बताया गया था कि ये ग्रीन बेल्ट है, जो कि धीरे धीरे करके धराशायी हो रहा है। पहले कुछ लोगों का अतिक्रमण हुआ, फिर कुछ लोग इसमें एक एक दो पेड़ काटने लगे। और क्यों काट रहे हैं? कि शराब की दुकान की परमिशन है। हो सकता है कि आबकारी विभाग परमिशन देता हो सकता है वो अपना डिपार्टमेंट है, उसका काम है ये कि शराब को बिकना चाहिए। अगर शराब सबके लिए इतनी अच्छी है तो फिर हर मेडिकल स्टोर पे बेचो ना उसको। हम लोगों को ये बताया जाता है कि शराब बहुत हानिकारक होती है। आप हमारे बच्चों को और बाकी यहाँ रहने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या हम ऐसे परिवार ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ये, और आज आने वाले भविष्य की आप कल्पना करिए कि जब ये सब हो जाएगा तब इधर का सीन कितना भयावह हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शराब दुकान को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 900 के आसपास की आबादी है सिर्फ एक बिल्डिंग की, इसके अलावा आसपास भी लोग रहते हैं और सामने दुकानें हैं। तो दुकान के साथ साथ ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल भी है, यानी कि यहाँ मरीज भी आते हैं, उनके तीमारदार भी पहुँचते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर शराब दुकान खोलने की प्लानिंग की जा रही है तो रहवासी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मसले पर क्या निर्णय लेता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। कई बार समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से मरीजों घायलों की जान पर बनाती है और इसके कई प्रमुख कारणों में से एक है एम्बुलेंस का दुरुपयोग। एम्बुलेंस का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए गुना से आई तस्वीर के जरिए। बताते चले कि जो तस्वीरें सामने आई है गुना से, ये काफ़ी हैरान करती है। यहाँ एम्बुलेंस का इस्तेमाल खरबूजे के परिवहन के लिए हो रहा है। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस में ये साहब सब्जियां मंडी तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो गुना का है, लेकिन एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश सरकार की है। यूपी सरकार की एम्बुलेंस का उपयोग मध्य प्रदेश में व्यावसायिक कार्यों में हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि एम्बुलेंस भी नई नजर आ रही है। इस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा है। किसी को पता ना चले कि एम्बुलेंस में खरबूजे का परिवहन किया जा रहा है, इसलिए अंदर तिरपाल भी बांधी गई थी। नीयत खराब हो जाए तो फिर शख्स ये भी नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो समझने के लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक वीडियो आया है जो कि देखने की जरूरत है। ये शख्स कार से चोरी करने आए हैं और चोरी भी पशुओं को पानी पिलाने वाली टंकी की। ये वीडियो बुरहानपुर के सिंधी बस्ती इलाके का है। यहाँ आधी रात में कार सवार युवक पशुओं के पानी पीने की टंकी चुरा कर ले गए। शर्म तो इन्हें आई नहीं, बेचारे पशुओं पर दया नहीं कर पाए और पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही ये पकड़ जाएंगे, वहीं इन्हें इनके किए की सजा भी मिलेगी। दमोह में अंडा का ठेला लगाने वाले को जीएसटी का नोटिस मिला है। नोटिस भी छोटा मोटा नहीं, पूरे 6 करोड़ रुपए का है, जिससे पूरा परिवार परेशान है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया कि साल 2022 में प्रिंस एंटरप्राइजेस नाम से दिल्ली के स्टेट जोन 3 में एक दुकान संचालित की गई है, जिससे कंपनी ने साल 2022-23 में करीब 50 करोड़ रुपए का चमड़ा, लकड़ी और लोहे का कारोबार किया, लेकिन जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी के ऊपर 6 करोड़ रुपए की जीएसटी बकाया है। तो वहीं नोटिस मिलने से युवक ने दावा किया है कि उसने ऐसी कोई कंपनी नहीं शुरू की है। तो वहीं मामले की जांच के लिए युवक ने एसपी को शिकायत भी दी है। मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला। तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है
उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया, तो हम लोग वकील के पास गए तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कहूँ इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जाँच करके न्याय कदम नहीं उठाओ तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को मरना निश्चित हो जाएगा। देखा मैंने अधिकारियों को भी भेजा है ये कि ये साइबर का फ्रॉड हुआ है इनके साथ, तो मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूँ। मैं भी आयकर में दे रहा हूँ, जीएसटी विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी जी को भी दे रहा हूँ और एसपी साहब अपने दमोह को भी दे रहा हूँ ताकि इनका त्वरित कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। तो ये मामला काफ़ी हैरान करने वाला है, जहां पर पीड़ित के नाम ये जीएसटी का लेटर आ गया। पीड़ित ने दिल्ली में फर्म की शुरुआत की, आयकर विभाग ने बैंक स्टेटमेंट भी मांगी है। खबर सूरजपुर से है। तहसीलदार और जिला पंचायत सदस्य के बीच नोकझोंक। राज्यपाल के अंबिकापुर जाने के रास्ते में पंडो जनजाति का विरोध देखने को मिला, तो विरोध के दौरान दोनों के बीच नोकझोंक हुई है। दोनों के बीच विवाद का वीडियो भी सामने आया है। सूरजपुर के पंडोनगर मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तहसीलदार और जिला पंचायत सदस्य के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई है। राज्यपाल के अंबिकापुर जाने के रास्ते में पंडो जनजाति की तरफ से विरोध किया जा रहा था। विरोध के दौरान दोनों के बीच नोकझोंक हुई और दोनों के बीच विवाद का ये वीडियो आप सामने आया। कटनी जिले के बिलहरी गांव में परंपरागत रूप से पान की खेती करने वाले किसान इन दिनों आर्थिक तंगी से दो चार हो रहे हैं। कारण पान की खेती करने वाले किसानों को पान बेचने में परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें बाजार में बहुत कम कीमत मिल रही है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। इन दिनों पान की कीमत करीब 100 रुपये प्रति सैकड़ा मिल रहा है और ये उससे भी कम है, जबकि 150 रुपये से 200 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से लागत लग रही है, जिसकी वजह से किसानों को अब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।